नमस्कार। मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं सीपीआई के बुजुर्ग नेता AB वर्धन साहब। आप पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। वर्धन साहब, मुहामुही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। AB वर्धन की उम्र करीब करीब उतनी ही है जितनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। 16 साल तक सीपीआई के महासचिव रहे और इस लिहाज से देश के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन उनकी चुनावी कामयाबियां मामूली हैं। एक था राजा के तर्ज पर आज से 55 साल पहले 1957 में पहली और आखिरी बार निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीते, लेकिन जीत का यह स्वाद दोबारा नहीं चख सके। दरअसल वर्धन साहब उस नागपुर से आते हैं जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। आरएसएस के कट्टर विरोधी हैं। मुमकिन है कि इसीलिए नागपुर ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया। 90 के दशक में केंद्र की राजनीति में आए तो कद बड़ा हुआ और सीपीआई में इंद्रजीत गुप्त के उत्तराधिकारी बने। अब सुधाकर रेड्डी उनकी कुर्सी ले चुके हैं। वर्धन साहब से बातचीत के लिए मुद्दे कई हैं। वामपंथी मोर्चे समेत विपक्ष के तमाम ऐतराजों के बावजूद सरकार ने जोड़ तोड़ की माया के सहारे अपने विरोधियों को मुलायम तो कर लिया, गठबंधन सहयोगियों की करुणा भी हासिल कर ली। लेकिन मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI को लेकर सवाल अभी मरे नहीं हैं। क्या सरकार मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट की तरह काम कर रही है? क्या रिटेल में FDI से नफा कुछ नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा? क्या सचमुच देश के किराना दुकानदारों और आम किसानों की कमर टूट जाएगी? घपले, घोटालों और भ्रष्टाचार के मुद्दे तो अपनी जगह हैं ही। गुजरात चुनाव से एन पहले कैश सब्सिडी भी जनता को सरकारी घूस की तरह प्रकट हो चुकी है। सवाल यह भी है कि आखिर अनैतिक जोड़ तोड़ के सहारे कब तक ये सरकार चलेगी? क्या लोकसभा के चुनाव समय से पहले होंगे? क्या इस बार थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी? अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनी तो इस बार कोई कमिटेड वामपंथी देश का प्रधानमंत्री बनेगा या फिर मुलायम सिंह जैसा कोई मौका परस्त, या 1996 की तरह इस बार भी कोई देवेगौड़ा या गुजराल की तरह कूदकर अचानक आ जाएगा? सवाल यह भी है कि थर्ड फ्रंट में होगा कौन? उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या होगा? क्या बिहार में थर्ड फ्रंट जैसे किसी गठजोड़ की सूरत दिखाई दे रही है? क्या आडवाणी, मोदी और राहुल के हसीन सपनों को जनता अपनी आंखों में सजाएगी? देखते हैं वर्धन साहब के सियासी अनुभवों का सार क्या निकलता है। वर्धन साहब, इस कार्यक्रम में आप पहले नेता हैं जो दूसरी बार आए हैं, तो इस दूसरी मुलाकात का सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही कर लेता हूं। ये FDI को लेकर जो है पूरे देश में पिछले कई महीनों से लगातार जो है एक हंगामे का माहौल रहा। आपकी पार्टी, आपका मोर्चा भी इस चीज के खिलाफ है। FDI के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी दलीलें क्या है? मैं इस बात पर बाद में आऊँगा जी कि विदेशी पूंजी कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। जी जी। एक तो हम कह रहे हैं कि सरकार का जो ये दावा है कि इससे और मजदूरी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, नया रोजगार और बढ़ेगा, जी बिल्कुल गलत है। किसी भी वॉलमार्ट की जो दुकान है, जी, अनुभव के मुताबिक 240 से अधिक लोगों का उसमें काम नहीं रहता है। जी। टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी है। 1 करोड़ कहाँ से बनने वाले हैं? कितनी दुकानें लगेंगी सारे देश के अंदर? उल्टे ये है, इस समय 4 करोड़ या 4 करोड़ से अधिक छोटी दुकानें हैं जहाँ पर लोग अपने रोजगार चलाते हैं जी। और अगर उनके परिवार के लोगों की और गिनती कर ली जाए औसतन 5, तो 20 करोड़ लोग अपनी आजीविका, अपने लाइवलीहुड इसी पर आधारित है। इनका क्या होने वाला है? और जब देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है आजकल, लोगों का रोजगार घटाना ये सरकार की नीति हो सकती है? ये सही रास्ता है? दूसरी बात वो कहते हैं जी। कि किसानों को दाम मिलेगा। अच्छा, बिचौलियों का रोल खत्म हो जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो बिचौली? नया कौन सा एग्रीकल्चरल ये सिस्टम बनने वाला है कि जिसमें वॉलमार्ट का आदमी ही जा करके वहाँ से खरीद रहा है, यानी फिर उनके ऑर्डर्स रहेंगे कि नहीं तुम्हारे इसमें ज़मीन, इस पर सिर्फ टमाटो ही होना चाहिए, हमको टमाटो की ज़रूरत है, कि तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ आलू यही पैदा करो।
ये एग्रीकल्चर का जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम को ही बिगाड़ करके रख देंगे। और दाम जब इजारेदारी बन जाती है, किसी चीज़ की मोनोपोली हो जाती है, शुरू में अपना जमाने के लिए भले ही थोड़ा बहुत वो सस्ता दाम से देने लगे, सही दाम देते रहे किसानों को, एक बार जब उनकी इजारा बन जाएगा पूरा, तब वो दाम जो हाँकेंगे उसी दाम के ऊपर उनको बेचना पड़ेगा। जाएंगे कहाँ फिर, क्योंकि वही है एकमात्र खरीदने वाला। फिर वो कहते हैं कि हम ग्राहकों को उचित दाम पर देंगे, इधर भी किसानों को देने वाले हैं, उधर ग्राहकों को देने वाले हैं। क्या क्या बातें कहते हैं मालूम ही नहीं। मोनोपोली का बहुत ज़बरदस्त खतरा है, और दुनिया के अंदर में पूंजीवाद का ये अनुभव है कि एक बार जब इजारेदारी हो गई तो इजारेदारी होने के बाद दाम डिक्टेट होता है, फरमान चलता है उनका, बेचने वाले का। तो ये तो मैं कहता हूँ कि एफडीआई आने से सारी बातें होने वाली है। न नई नौकरी, 10,000 अगर नई नौकरी मिल गई तो 1 लाख पुरानी नौकरी चली जाएगी। ये अनुभव अन्य देशों में हो चुका है। मेक्सिको का अनुभव, थाईलैंड का अनुभव, जहाँ पर वॉलमार्ट ने जाकर के ये सब उधम मचाया है, ये सब हम लोगों के सामने। ये जो वायदा है कि हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज़, छोटे मोटे उद्योग से हमने शर्त लगा दिया है कि वो खरीदे, ये कोई शर्त चलता है? WTO नाम का एक संस्था बना के रखे हैं जिसके हम हिस्सेदार हैं। वहाँ एक फैसला है WTO में कि विदेशी व्यापार को और विदेशी जो माल है उसके साथ लेवल प्लेइंग ग्राउंड के आधार के ऊपर वही तुमने बर्ताव करना चाहिए जो तुम अपने उद्योगों के लिए करते हो। तो कौन सा शर्त चला सकते हैं कि नहीं आपको खरीदना पड़ेगा यहीं से, अगर बाकी दूसरे देश का कोई माल आ रहा है। इन दिनों में आपको मालूम है चीन के माल सस्ता होने की वजह से चीन ने पूरा कब्जा, मार्केट का कब्जा कर लिया है अमेरिका में। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर भी अगर वॉलमार्ट आया तो वॉलमार्ट तो दुनिया में खरीदेगा जहाँ सबसे माल सस्ता है। आपका माल क्यों खरीदेगा? लेकिन वर्धन साहब, ठीक है, जो आशंकाएं आप जता रहे हैं वो आशंकाएं निश्चित रूप से बेबुनियाद नहीं है, लेकिन आपको यह भी तो देखना पड़ेगा, सरकार ये कह रही है कि जिन महानगरों में हमने मॉल्स खोले बड़े बड़े, वहाँ पर तो छोटी छोटी दुकानें, किराना दुकानें बंद नहीं हुई। वहीं पर बंद नहीं हुई जहाँ पर ये मॉल्स भी फेल होने लगे हैं, क्योंकि लोग अपनी परंपरा के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक वही दुकानों में जाते हैं, छोटी मोटी दुकानों में जो अपने नुक्कड़ पे, चौराहे पे बनी हुई है। तो जब ये मॉल्स लोगों की आदतों को नहीं बदल पाए तो वॉलमार्ट आके लोगों की आदतों को बदल देगा इस मुल्क में? उन लोगों को बदल सकता है कि जो उच्च मध्यम वर्ग के हैं, उनके फैमिली के लोग, क्योंकि उस वॉलमार्ट के वो जो मॉल बनेंगे, वो दुकानें बनेंगी बड़ी बड़ी, वहाँ बच्चों को रख करके खिलाने का, पिलाने का, सोने का सारा इंतज़ाम वो कर देंगे, और एक ही दुकान के अंदर में सारी चीज़ें मिलने लगेगी, अल्पिन से लेकर के मोटे मोटे वस्तु भी। तो एक मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय जो है उनके फैमिलीज़ के लिए बड़ी सुविधा की वो बन सकती है। कंपटीशन में जो ये मगरमच्छ बनेगा इसकी शक्ति ज़्यादा है कि वो छोटी मोटी दुकानों की। लेकिन मान लीजिए कि वॉलमार्ट का जो आउटलेट है, जो उसकी दुकान है, वो शहर में 10 किलोमीटर दूर होगी, तो हम तो अपने बगल के किराना दुकान से जाकर, मैं कह रहा हूँ तो इन्हें वही दुकानें टिकेगी जिसमें थोड़ी बहुत सहूलियत ये है कि ये भाई नुक्कड़ में है, रास्ते के चौराहे पर है, वहाँ जा करके चूल्हा सिलगा करके भी तवा है और झट जा करके खरीद लिया कुछ घर की औरत ने। ये संभावना है, ऐसी दुकानें रहेंगी, लेकिन उनकी बिक्री तो घट जाएगी, उनकी रोजी तो घटेगी। ये बातें हुई है मेक्सिको में कई जगहों पर जहां ये वॉलमार्ट का अनुभव आया है। लेकिन एट द सेम टाइम इनका ये कहना है कि ये कोल्ड चेन बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ये सारी चीजें भी करेंगे, तो उस फायदे को भी तो देखना चाहिए। जहां पर अभी तक का बना है वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब लोगों के दिल बहलाने के लिए है। तो अगर ये कहते हैं कि हम कुछ राज्यों में करके इसको देख लेते हैं, जिन राज्यों को स्वीकार है वो करके देख ले, बाकी राज्य इसको ऑब्जर्व करें, इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये सब बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि तमाम जो आर्थिक नीतियां होती है, आर्थिक नीतियां राज्य नहीं तय करती है, वो सब तय सेंटर से ही होता है। तो देश ने तय किया और राज्यों को स्वतंत्रता दे दी, चाहे तो स्वीकार करो या ना करो। अनुभव में बतला रहा हूँ। इसी तरह का एक फैसला जब केरला में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी उसने किया था कि हमारे यहाँ हम नहीं आने देंगे। वो कोर्ट में गए, वो कोर्ट ने फैसला दे दिया कि धंधा करने का अधिकार हर एक को है, और अगर वो दुकान खोलना चाहते हैं तो उनको रोक नहीं सकते। तो फैसला अपनी जगह रह गया। कोर्ट कचहरी भी है ना, और वो कह रहे हैं कि जहाँ 10 लाख की आबादी है उन शहरों में पहले हम देंगे। 53 शहर है,
जिनमें 10 लाख से अधिक आबादी है। कुल मिलाकर के उनकी जो अगर कुल आबादी को देख लिया जाए तो वो आबादी एक तिहाई है पूरे देश की। और वॉलमार्ट कौन सी दुकान आपके वो मोहल्ले में जाकर के खोलने वाले हैं, जो छोटी छोटी बस्ती है या कस्बा है, उनको भी बड़े बड़े शहर ही चाहिए। और दिन ब दिन आप जानते हैं तो जब बड़े लोगों का माइग्रेशन बड़े शहरों की तरफ ही हो रहा है। जी जी, तो बड़े बड़े शहरों में अगर खुलेंगे तो छोटे छोटे शहरों और कस्बों की और गाँव की दुकानों पर तो असर नहीं पड़ेगा, वहाँ के लोगों पर तो आपने तो, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि एकदम ख़त्म हो जाएंगे। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। यदि आप छोटी मोटी दुकानों को, रिटेल ट्रेड को, उनके लिए गुंजाइश सिर्फ रख दोगे छोटे मोटे कस्बे में और बस्तियों में और गांव में। इनका कहना है कि ये लोग जब आएंगे तो देश में पैसा आएगा तो विकास होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। क्या आप लोग जो है देश का ग्रोथ रेट बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? इनका मुनाफा बढ़ेगा। वॉलमार्ट जी 29 लाख करोड़ रुपए का सौदा धंधा करता है हर साल। तो कहाँ से करता है? मुनाफा कमा के ही करता है। जी, तो वो मुनाफा कमाने के लिए आ रहा है, तुम्हारे को दान दक्षिणा देने के लिए नहीं आ रहा है। तो वर्धन साहब, अगर आप लोगों को इतना एतराज था तो आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते ना सरकार के खिलाफ। हम तो सरकार के सब नीतियों के बारे में लड़े या न लड़े, इसके ऊपर तो हमने कहा है कि हम वोट का अधिकार मांगते हैं। और 4 दिन तक जैसे ममता बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी का उसमें तो कोई दम ही नहीं था। जी जी जी, आपने खुद अनुभव से देख लिया। हमारा कहने की क्या, हमको छोड़ दीजिए, किसी और का सहयोग मिला उनको। सबको मालूम था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चल नहीं सकता है इस वक्त। लेकिन एफडीआई इन रिटेल जो है उसको लेकर के हमने वोट का अधिकार मांगा। 4 दिन पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, जी, यही कह करके कि नहीं वोट नहीं होगा। अब किसको जिम्मेदार आप मांगने? 4 दिन बाद आप स्वीकार कर लिए। और 4 दिन क्यों लग गए इनको? इस बीच में कुछ पार्टियों को जमाने के लिए, कुछ वोट को अपने तरफ खींचने के लिए बिताए। जब उनको लग गया कि कुछ हो गए हैं, मुमकिन है जीत जाएंगे, तब इनने मान लिया। ठीक है वर्धन साहब, एक सवाल मुझे लगता है कि देश के बहुत सारे लोगों के मन में होगा। एफडीआई का विरोध आप भी कर रहे हैं, एफडीआई का विरोध बीजेपी भी कर रही है। आप दोनों के विरोध में क्या फर्क है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बात में फर्क ही होना चाहिए। बीजेपी और हमें बहुत फर्क है। जी जी, एफडीआई के विरोध के मामले में वो भी कर सकते हैं विरोध, हम भी कर सकते हैं। तो एफडीआई के विरोध के मामले में आपकी दलीलें और बीजेपी की दलीलें दोनों एक समान हैं। आपको मैं कह ना, हम एफडीआई का विरोध बुनियादी तौर पे बहुत पहले से कर रहे हैं। एफडीआई का समर्थन कर रहे थे बीजेपी। आज क्योंकि विरोधी दल है इसलिए उन्होंने विरोध की भूमिका ली है। सरकार में अगर आएंगे तो मालूम नहीं उनकी क्या भूमिका रहेगी। तो आपका विरोध जो है बुनियादी तौर पर है, बीजेपी का विरोध क्या एक दिखावा है? नहीं, इसलिए कि विरोधी दल है वो जी, तो सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी विरोधी दल होने के नाते विरोध कर रहा है। अरे वो तो लाना चाहते थे, उसकी बहुत अलग नहीं। जिस वक्त एनडीए की सरकार थी उस वक्त लाने का उनका इरादा था जी, सरकार गिर गई बाद में जी उनकी जी। फिर उसके बाद यूपीए की सरकार बनी तो हम 5 साल तक उनको लाने दिए ही नहीं इस बारे में। ये तो अभी यूपीए 2 में भी प्रणब मुखर्जी जो आज राष्ट्रपति हैं, जिस वक्त वो थे मंत्री, उन्होंने तो पार्लियामेंट को जब इतना विरोध होने लगा तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है इसको हम मुलतवी रखते हैं अभी और कोशिश करेंगे तमाम पार्टियों के साथ बातचीत करके एक सहमति अगर बन सके। जी, कोशिश कहाँ हुई? किसी पार्टी के साथ बातचीत नहीं किया उन्होंने। अब तो आप सरकार की इतनी मुखालफत कर रहे हैं और सरकार तो आम आदमी की देखिए कितनी चिंता करती है। अब कैश सब्सिडी ट्रांसफर भी आ गया है। मैं आपको कहता हूँ, लोग कैश नहीं मांगते हैं जी, लोग राशन मांगते हैं। लोग कैश नहीं चाह रहे हैं जी, फर्टिलाइजर उनको सस्ता मिले ये चाह रहे हैं। वो न देते हुए हाथ झाड़ लिया, लो भाई कुछ पैसे, हटाओ अपना झंझट। जी, ये कोई तरीका है राज चलाने का? और मैं कहता हूँ पैसा अगर हाथ में आया तो पहली बात तो ये है, आप कैसे जानते हो कि थोड़ा सा शराब में वो खर्च नहीं करेगा? आप कैसे जानते हो कि वो कुछ और बातें ज़रूरतें तो 10 किस्म से रहती है आदमी के रोज़ के ज़िंदगी में। बिल्कुल। बच्चे के फीस का सवाल आ गया, अरे भाई वहाँ से दे दो पैसे। तो मूल जिस काम के लिए पैसा दिया गया उसी पे खर्च होगा ये गारंटी भी नहीं है। और अगर अभी तक का सरकार ने कहा नहीं है, लेकिन अगर राशन के मामले में भी वो राशन के बजाय सिर्फ पैसा ही देने लग गए। एक जगह उन्होंने शुरू किया दिल्ली में किया। हाँ, तो मैं कहता हूँ राशन अगर आए तो वो आता है औरत के हाथ में, क्योंकि किचन चूल्हा वूल्हा इन सब से उनका नाता ज़्यादा अधिक है, पुरुष का नहीं। तो आप यानी समाज के अंदर में जो ये पुरुष और स्त्री का
जो अलग अलग काम है वो भी आप खत्म करना चाहते हो। ठीक है, एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये तो है ना कि सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचार होता है वो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा अगर सीधा पैसा जनता को मिलेगा, सीधा अकाउंट में जाएगा। सुनिए, पहली बात तो ये है कि पैसा अगर मिलना है तो हर एक आदमी का बैंक अकाउंट चाहिए। जी, कितने लोगों के बैंक अकाउंट है? अकाउंट तो खुल जाएगा उसमें, बीपीएल कितना वक्त लगता है? तो अकाउंट खुल जाएगा और बैंक घर के बाजू में है। कितने बैंक है? मैं बैंक का यूनियन चलाता हूँ, जी, उसके साथ संबंधित हूँ, समझे। मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने अकाउंट होल्डर्स आज हैं और कितने बैंक गांव में हैं। पता चला ये बैंक ब्रांचेस जो गांव में थे उनको तो बंद करने की बातें हो रही हैं। तो शहर में बैंक और गांव में लोग, और बीपीएल वहीं पर है अधिक गांव में। ठीक है वर्धन साहब, क्या आपको लगता है कि सरकार जो है चुनाव से पहले जनता को एक किस्म की घूस दे रही है कैश सब्सिडी के तौर पर? और क्या है। और असल में अभी इस चुनाव के पहले एक ऑब्जेक्शन लिया भी कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है चुनाव का, इसके विपरीत बात हो रही है, तुम घूस दे रहे हो लोगों के हाथ में पैसे आने वाले हैं। तो कैश सब्सिडी का आप लोग जो है पूरी तौर पर विरोध करते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये गलत बात है, ये समाज का रास्ता सही नहीं। ये एक ही देश के अंदर में थोड़ी कामयाबी के साथ ये काम हो सका, जी, ब्राज़ील में। वहाँ आबादी बहुत कम है आपकी तुलना में, जी, हिंदुस्तान की तुलना में, लेकिन वहाँ पर भी धीरे धीरे ब्राज़ील वो ख़त्म कर रहा है। भारत सरकार सारी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है। अस्पतालों से मुक्त हो रहे हैं प्राइवेट के हाथ में दे करके। शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी जो है उससे वो मुक्त होना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं। जब प्राइवेट के खिलाफ आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो एक नया उन्होंने शगुफा निकाला है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पीपीपी। जी, जी, और आप जानते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि प्राइवेट मुनाफा कमाए और पब्लिक के पैसे उसमें खर्च हो। जो कह रहे हैं आप वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप लोग लगातार ये कहते रहे मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री हैं, कमजोर प्रधानमंत्री हैं, कमजोर प्रधानमंत्री। इसके लिए इतनी आलोचना आप लोगों ने की। अब जब उन्होंने तरह फैसले लेने शुरू कर दिए तो भी आलोचना। पहली बात कहता हूँ, कमजोर प्रधानमंत्री मैं नहीं कहता था, बीजेपी कहती। बीजेपी कहती थी। हमने मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि ये अमेरिका के दलाल बनते जा रहे हैं, जी, जी, अमेरिकी परस्त है, उनको और सूझता ही कुछ नहीं है। जी, न्यू लिबरल पॉलिसी जो है अर्थनीति की, बाजार को सब सौंप दो, ये वहाँ की नीति है जो चला रहे हैं। जी, जी, इसलिए कमज़ोर हमने कहा नहीं, और ये बड़ी शक्ति हो गई, ये तो ढीठपना हो गया। कमज़ोर आदमी जिस वक्त सोचता है कि नहीं मुझको पहलवानी करनी है, जी, तो अड़ाम धड़ाम कई बातें वो करने लगता है। मनमोहन सिंह भी वही कर रहे हैं। मुंह की खानी पड़ जाएगी उनको, लोगों में असंतोष बढ़ेगा। ठीक है, तो वो न पहले कमजोर थे न अब ताकतवर है। मनमोहन सिंह पहले भी अमेरिका के दलाल थे, अब भी अमेरिका के दलाल है। और अभी जो है एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला आया कि अफजल गुरु के मामले में जिस तरह से इन्होंने एक लंबा अंतराल लिया और अभी तक फैसला नहीं किया, कसाब के मामले में इन्होंने बिना अधिक देर किए हुए फैसला ले लिया कि उसको फांसी चढ़ा देना है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जी, हमारे कानून के मुताबिक, मर्सी पिटीशन करने कहा कि मर्सी पिटीशन किया, राष्ट्रपति ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो चारा ही क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अफजल गुरु के लिए भी है, अफजल गुरु को फांसी दी जानी चाहिए। मर्सी पिटीशन है उनका, तो राष्ट्रपति अगर फैसला करे कि भाई मर्सी पिटीशन देना नहीं है उनको मर्सी, तो जो होना है फिर होगा ही। तो आप लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं है कि भाई अफजल गुरु को फांसी दी जाए या नहीं? देखिए, कोर्ट कचहरी का मामला जो हो गया, फैसला जो हो गया वो है, उसको जो कानूनी और चुनौती है वो कानूनी चुनौती हो सकती है। जी, जी, जी। और कानूनी चुनौती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ही है, राष्ट्रपति। अगर उनको वो मंजूर नहीं है, उनको मंजूर नहीं है मतलब फिर वो सरकार के कंसल्टेशन वगैरह सब करके ही करते हैं, पूरी बात को रिव्यू करके ही देखते हैं, तो फिर और क्या है? फिर तो और कहीं नहीं है। तो अफजल गुरु को भी अब जल्द से जल्द आपको लगता है? क्या है, जल्द कल दे तो आज दे दे, उसमें क्या है, जल्द क्या है? काफी वक्त हो गया, काफी वक्त हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ जी, सिर्फ अफजल गुरु का ही सवाल मत कहिए, कई और केसेस पेंडिंग है, वो भी सवाल है, उन सबको भी, उन सारे केसेस को भी निपटा लो। और अगर तुम टेररिज्म की ही बात कह रहे हो तो हजारों और बेगुनाह लोगों को, नौजवानों को पकड़ कर जो जेल में रखते हैं, 10-10 साल केस नहीं चलता है, कोई फैसला होता है बाद में, और 10 साल बाद जाकर के फिर कोर्ट फैसला देता है कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन लोगों के जीवन तुमने बर्बाद करके रख दिया, पुलिस ने उनको पकड़ करके धान दिया,
वाजपेयी जी के वो कहे मुताबिक हम्म, कि हर मुसलमान हम्म, बेशक आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है, जबकि हमने देख लिया कि कई आतंकवाद के जिम्मेदार लोग दूसरे भी थे। तो सिर्फ वाजपेयी की सरकार में तो गलत लोगों को नहीं पकड़ा गया ना? नहीं, मैं तो जी। कह रहा हूँ कि जी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा उसके मुताबिक जो चल रहा है। चूंकि आप एक जिम्मेदारी फिक्स करने की बात कर रहे हैं, तो जो गलत लोगों को पकड़ा जाता है, 10-10 साल बुक करके रख लिया जाता है, जैसा आप कह रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार सचमुच में जैसा कौन मैं है? कह नहीं रहा हूँ, जैसा बिल्कुल फैक्ट है। जैसा फैक्ट है, तो इसके लिए नाम जिम्मेदार नाम कौन आए हैं, आंकड़े हैं। कौन जिम्मेदार है? शासन, पुलिस, जी। जो मनोवृत्ति तुमने पुलिस के अंदर में पैदा कर दिया। कल कहीं पर बम बर्स्ट हुआ कि मोहल्ले के मुसलमानों को, युवकों को जाकर के पकड़ लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना, हम्म, तरह तरह के कानून बना करके रखना, फिर बेल भी नहीं देना। ये क्या तरीका क्या है इस मुल्क के अंदर में? इससे मैं कहता हूँ आतंकवाद को आप बढ़ावा दे रहे हो, हम्म, नए आतंकवादी पैदा कर रहे हो। इस पर तो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी भावनाएं बहुत तीखी है। नहीं, भावनाएं आपकी तीखी हैं। कोई नहीं चाहता कि गलत आदमी को सजा मिले, गलत आदमी को पकड़ा जाए, गलत आदमी को उसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। जेल हो। कानून का राज जो है वो यही है। हाँ, लेकिन जब पूरी की पूरी व्यवस्था, जब पूरा का पूरा शासन ही सड़ा हुआ हो, तो आपकी पुलिस कैसी होगी? तो ये है, ये तो है। वो विकल्प तो आपने भी नहीं दिया ना वर्धन साहब, कि तो अगर मैं कह रहा कांग्रेस हूं, की सरकारें ऐसा कैसे कर रही नहीं, हैं, बीजेपी की सरकारें ऐसा कर रही हैं, नहीं, तो आप मुझे एक हम रीजनल इसके पार्टी लिए- की सरकार बता हम दीजिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। इसकी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, इसके लिए हम पहले से लड़ रहे हैं कि जब ये कानून सब बने, पोटा टाडा, जी। तभी हमने कहा कि ये कानून बना करके क्या कर रहे हो आप? तो इस एक मुल्क मामूली में- पुलिस वाले को आपने हक दे दिया कि किसी को पकड़ के धान दे। तो इस मुल्क में कोई एक सरकार, प्लीज आप हमें ऐसी बता दें जिसके अनुशासन में इस तरह की चीजें नहीं हो रही। हम लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। क्या आप ये गारंटी देंगे कि अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनती है, तो थर्ड फ्रंट में जो पार्टियां मिलकर सबसे सरकार पहले बनाएंगी, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, मैं कहता हूँ। पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए? हाँ, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हो, हमारा ये एक बार के लिए सरकार बनी और इंद्रजीत गुप्ता जी ने इंद्रजीत बात की। गुप्ता होम मिनिस्टर थे, आप जी, जानते जी, हैं। जी। और सबसे पहले अगर एक बात उन्होंने की वो ये है, पुलिस रिफॉर्म का पूरा वो खाका तैयार तो किया, आपके कॉमन सर्कुलेट मिनिमम किया, प्रोग्राम में पुलिस रिफॉर्म होगा? सर्कुलेट किया उन्होंने। जी जी। और सर्कुलेट करके इसके पहले कि सब लोगों की मीटिंग बुला करके वो पास हो, सरकार गिर गई। लेकिन बिना राज्य सरकारों की रजामंदी के पुलिस रिफॉर्म आ सकता है इस मुल्क में? बिना कांग्रेस सरकार के या जो भी सरकार केंद्र में हो, जी। बिना उसके प्रयत्न के कोई राज्य सरकार नहीं करने वाला है। और ये कानून जो है सब सेंटर के बने हुए हैं, और ये सब मामलों में सेंट्रल कानून ही बनता है। तो इस मुल्क में ऐसा क्या होगा, कौन सी वो सरकार होगी, कौन से वो लोग होंगे, कौन से वो नेता होंगे जो सचमुच में पुलिस रिफॉर्म ला सकते हैं वर्धन साहब? हम कहते हैं वैकल्पिक सरकार, उसके प्रोग्राम के अंदर में भी ये होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म भी एक होना चाहिए। जी। और जो लोग बेगुनाह लोग को पकड़ करके दान दिया गया है, उसके प्रोग्राम में होना चाहिए कि वो सब रिव्यू हो। और मैं कहता हूँ अगर आतंकवादी को वाकई में पकड़ा गया जी। और आतंकवाद उसने किया, आतंक किया, ये प्रमाणित हो गया, सजा दो उसको भाई, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट करो, जी। 5-5 साल 8-8 साल जमानत पर भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, मामला चल रहा है, चार्जशीट भी नहीं फाइल हो रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, एक पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए वर्धन साहब, दूसरे और कौन कौन से रिफॉर्म होने चाहिए? अभी जो है उनको सब रिहा होनी चाहिए। पहली बात, जिन पर 6 महीने के अंदर में चार्जशीट नहीं फाइल हुआ, उनको रिहा किया जाना चाहिए, या जमानत तो कम से कम मिलना चाहिए। कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म और इस चीज के अलावा और कौन से रिफॉर्म आप? नहीं, और तो मैंने कही कहा ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत बाजार आप- बिल्कुल, उसके बगैर तो भ्रष्टाचार घटने ही वाला नहीं है। अगर इलेक्शन के अंदर में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो करोड़पति ही चुन करके आते तो हैं। मैं ये आपसे पूछता हूं कि अगर मान लीजिए, छोड़ दीजिए थर्ड फ्रंट को, छोड़ दीजिए कांग्रेस, छोड़ दीजिए बीजेपी, मैं ये कहता हूं वर्धन साहब कि अगर इस मुल्क में आज आपकी सरकार बन जाए, आप प्रधानमंत्री बन जाए, तो आप कौन से 3, 4, 5 रिफॉर्म सबसे पहले लाएंगे? पुलिस रिफॉर्म जी 1, इलेक्टोरल रिफॉर्म जी 2, एजुकेशनल रिफॉर्म जी 3। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है वर्धन साहब, आपकी मंशा बिल्कुल साफ है। ये 2G के मामले पर विपक्ष ने जो है बहुत सरकार को घिरा, लगा कि सरकार ने कोई बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, 2.25 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। अब कहीं से ये बात आ रही है कि वो घोटाला हुआ ही नहीं। अब विपक्ष अपने पुराने रवैये को किस तरह से जस्टिफाई करेगा? कहीं से नहीं, जी जी जिस दिन इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ जी। और CAG ने रिपोर्ट दिया,
उसी दिन कपिल सिब्बल एक मंत्री महोदय ने कहा था जीरो, जी। ये गलत बात है। वो इनकार कर रहे हैं, तो उनके इनकार को सच माना जाए। जो संविधान के मुताबिक जिनको अधिकार दिया हुआ है CAG, वो तमाम जांच करने के बाद कह रहे हैं कि इसमें घोटाला है, वो नहीं माना जाए, और जो मंत्री है उनका माना जाए। क्यों माना जाए? मैं तो CAG और उसका अधिकार और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सत्ता है, अधिकार है उसका, वो सब चीज़ को मानता हूँ मैं, वो होना ही चाहिए। तो 2G का घोटाला हुआ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, और वो करीब 2.25 लाख करोड़ का घोटाला था। ठीक है, था, उससे कम है तो बताए। इन्होंने तो कहा कि हमने नीलामी की 10,000 करोड़ से भी कम आए। ये तो बिल्कुल षड्यंत्र था। अच्छा। ये नीलाम जो है जी। इसमें तमाम वो जो बड़े घराने हैं वो उनका जी। और सरकार की मिली भगत है। मिली भगत थी। आप जानते हैं ऑक्शन में और बिड में किस तरह मिली भगत होती है, ये सब दुनिया जानती है, छोटे मोटे ऑक्शन में भी शुरू करके ये बड़े बड़े ऑक्शनों में बड़े बड़े लोग करते हैं। वर्धन साहब, आपसे इन दिलचस्प बातों का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वर्धन साहब से पूछेंगे कुछ और सीधे सवाल, पहले सवाल, नुकीले सवाल और जरूरी सवाल, जिनके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे।